सीड के बारे में समझ रहा था कि सीड के थ्रू हम कैसे काम करते हैं ना। अच्छा, स्क्रीन नहीं चल रही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसे समझते हैं। आज हम सीखते हैं कि जीरोस एरे कैसे बनाते हैं। तो जीरोस का एरे देखेंगे हम यहाँ पर। मैंने कहा इम्पोर्ट numpy as np। मैंने बोला ar अंडर स्कोर जीरोस इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस। और यहाँ पे डाल दिया मैंने 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ar अंडर स्कोर जीरोस को। अब देखो आपके पास यहाँ भी है। हाँ। आपने जीरोस डिफाइन करे, उसकी साइज आपने 4 डाली तो उसने 4 जीरोस का एक एरे बना के दिया आपको 1 डायमेंशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं एक और जीरोस बनाऊं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और बनाता हूँ ए आर अंडर स्कोर जीरोस 1 इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ एन पी डॉट जीरोस। और जीरोस के अंदर मैं बोल देता हूँ इसका साइज। मैंने कहा 3/4 का साइज होगा जीरोस। समझ गए बात को। अब मैं इसे रन करूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगाऊं ए आर अंडर स्कोर जीरोस 1। ए आर अंडर स्कोर जीरोस 1। आपके पास ये एरे है। इस तरीके से आपने एक जीरोस का एरे क्रिएट किया। जैसे आपके पास जीरोस है, ऐसे ही आपके पास एक और होते हैं, और वो होते हैं हमारे वंस। वंस एरे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ए आर अंडर स्कोर 1 इज इक्वल्स टू एनपी डॉट वंस। और यहाँ पे पास किया फॉर एग्जांपल 4 अगेन। और मैंने बोला ए आर अंडर स्कोर 1। तो आपको ऐसे 1 का एरे मिलेगा।
ठीक है, जीरो समझ में आ गया, वन समझ में आ गया। ऐसे आपके पास एक और एरे होता है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी है। कौन सा एरे पढ़ा है? डायगोनल। डायगोनल एरे कैसे बनती है? तो हम यहाँ पे डायगोनल एरे क्रिएट करना चाहते तो हम वो भी क्रिएट कर सकते। ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट लगाना। ठीक है, अब डायगोनल एरे कैसे बनता है? डायगोनल एरे बनता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, ए आर अंडर स्कोर डाई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एन पी डॉट आई, और आई के अंदर मैं थ्री पास कर, तो ए आर अंडर स्कोर डाई बनाऊंगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा डायगोनल एरे। इस तरीके से आप डायगोनल एरे क्रिएट कर सकते हो। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी डायगोनल एरे के अंदर मॉडिफिकेशन कर दूं और मैं यहाँ पे बोल दूं 3,5 फॉर एग्जाम्पल। तो 3,5 बोलते ही आपके पास देखो, तो वन तो तीन ही आएंगे पर बाकी पोजीशंस पे जीरो है। ऐसे आपके पास एक और कमांड होती है, और उस कमांड का नाम है लिन स्पेस। लिन स्पेस कैसे काम करती है? ठीक है, लिन स्पेस का मतलब क्या है? आपने बोला ए आर अंडर स्कोर लिन इज इक्वल्स टू एन पी डॉट लिंक स्पेस, स्पेस स्पेस, और ब्रैकेट के अंदर आप पास कर सकते हो। आपने बोला कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा वन से लेके टेन के बीच में टोटल कितने नंबर चाहिए, मैंने कहा नम इज इक्वल टू पांच नंबर चाहिए। अब मैंने लिखा ए आर अंडर स्कोर लिंक। उसने एक से 10 के बीच में ही नंबर दिए हैं, पर पांच नंबर दिए हैं, उसने रैंडमली कुछ भी उठाया। देखो उसको रन करते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वन से स्टार्ट। अब मैं इसको जीरो कर दूं तो चेंज कर देगा वो, क्योंकि उसे 10 तो उठाना ही उठाना है, और उसे जीरो भी उठाना ही उठाना है। बीच की वैल्यू तो उठा रहा है तीन, इसके हिसाब से पांच वैल्यू। तो लीनियर को उठा रहे हैं, ढाई ढाई के स्पेस से उठाना ना। 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो दो कितना आता है, दो के हिसाब से आता है ना। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो जीरोस हो सकते हैं, वंस हो सकते हैं, लिन स्पेस के थ्रू आप उठा सकते हो। डायगोनल एरे बनाना तो आई कमांड उठा सकते हो।
मैंने आपको रैंडम के अंदर कुछ चीजें बताई थी। अब मैं आपको यहाँ पे रैंडम के अंदर ही अलग अलग तरीके के फंक्शंस बताऊं। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, रैंडम के अंदर ही अलग अलग तरीके के और फंक्शंस होते हैं, मैं उसके बारे में जनरली डिस्कशन करता हूँ। इसके अंदर मैं पहला डिस्कशन जो करता हूँ वो करता हूँ आर ए एन डी रैंड फंक्शन। ठीक है, मैंने बोला वेर इज इक्वल्स टू, वेर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे बोला एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, सिर्फ रैंड फंक्शन होता है। तो इसका रिजल्ट देखना क्या आएगा। अच्छा एक सेकंड, मैं वेर को पहले एक्सेस करूंगा। तो ये एक नंबर उठाया इसने। अब मैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसको फिर से रन करूँ, अलग नंबर उठा रहा है। देखो हर बार अलग नंबर उठा रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि जो रैंड फंक्शन है वो हमेशा 0 से 1 के बीच की ही वैल्यू पिक करेगा। रैंड फंक्शन है ना, रैंडम ही तो मॉड्यूल है, उसी का तो फंक्शन है रैंड। तो एक बार में एक उठा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट करूँ और रैंड के अंदर उसका साइज डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 डाल दूँ। तो वो क्या करेगा, 4 वैल्यू उठाएगा और सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच के होंगी। जीरो से वन से ऊपर की वैल्यू, जैसे इन बीच में देना कोई हाँ तो ले सकते हैं ना, रैंड इंट फंक्शन से। वो कल बताया था हमने। हाँ, क्या हो गया। अब देखो तुम्हारे पास एक फंक्शन और है यहाँ पे, और वो फंक्शन है रैंड एन फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, रैंड एन फंक्शन। मैंने बोला वेर वन इज इक्वल्स टू एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन रैंड एन। और वैल्यू देखना ये कैसे उठाएगा। अरे वेर वन को कॉल करो तो आपके पास ये वैल्यू उठा रहा है। ठीक है, अब मैं इसका साइज डिफाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल 5। तो 5 वैल्यू उठा लेगा ये, पर क्लोज टू 0, पर इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लोज वैल्यू उठाता है 0 के क्लोज। तो बोले ना कि रैंड एन क्या कर रहा है, एन वैल्यूज उठा रहा है पर नियर क्लोज टू 0 रहेंगी हमेशा, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। एक और फंक्शन होता है इसके पास, वो होता है रैन एफ, रैन एफ फंक्शन। रैन एफ फंक्शन क्या काम करता है, where 2 is equals to np dot random dot ranf function, where 2 को मैं कॉल करता हूँ, एक वैल्यू उठाई आपके पास। जो random फंक्शन होता है
हम उसकी बात करें तो वो 0.0 से लेकर 1.0 के बीच की वैल्यू पिक करता है। समझ गए? वो 0 से 1 की बीच में होता है, जिसमें वो 1 उठा सकता था उसमें, ये 1 नहीं उठाया। बट डेसिमल तक उठाएगा ये वाले, फ्लोट वैल्यू उठाएगा सिर्फ, इंटीजर वैल्यू पिक नहीं करेगा ये कभी भी। अच्छा हाँ, एक और चीज है, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा रहता है इसको। देखो मैं तुम्हें दोबारा समझा कोशिश करूँ। अब जब भी इसे डिफाइन करोगे तो यहाँ पर आप कैसे उठा सकते हो? जब मैं इसमें अंदर 5 वैल्यू डालू फॉर एग्जाम्पल, अब ये हाफ क्लोज का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने हाफ क्लोज किया है, देखो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पे मैंने गोल लगाया, इसका भी एक कारण है। हाफ क्लोज का मतलब होता है ये वैल्यू एक्सक्लूड वैल्यू रहती है और ये वाली वैल्यू इंक्लूड वैल्यू रहती है। समझ गए बात को? मतलब वो ये वैल्यू ले सकता है पर वो 1.0 कभी नहीं लेगा, वो एक्सक्लूड वैल्यू 0.9 ले लेगा पर 1.0 नहीं लेगा। वो एक्सक्लूड पैरामीटर है, इसलिए मैंने हाफ क्लोज लगाया है, बताया कि हाफ क्लोज होगी इसके अंदर वैल्यू। बाकी रैंडम इंटीजर मैंने कल बता ही दिया था। हम्म, इसका फॉर्मेट ऐसा लेगा ही लेगा, वो लिखने का तरीका चेंज करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे नंपाई के अंदर डेटा टाइप्स की। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल दूं, यहाँ पर बोलूँ मैं where is equals to numpy डॉट एरे, और एरे के अंदर मैं एक एरे पास करूँ 1 2 4 फॉर एग्जाम्पल, और प्रिंट करते समय मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डेटा टाइप मीन्स कॉमा पेयर डॉट की टाइप, और मैं इसे रन करूँ तो मेरे को यहाँ पे डेटा टाइप मिलेगा।
मैंने डेटा टाइप लगाया, डी टाइप कमांड लगाया, डी टाइप से मेरे को डेटा टाइप मिलता है उसका कि एक्चुअल जो वैल्यू हमारे एरे में है उसका डेटा टाइप क्या है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल 32 का प्रेजेंट कर रहा है इसमें, इन 32 बिट का डेटा होता है, क्योंकि इंटीजर जो स्पेस कंसीडर करता है मेमोरी में वो 2 बाइट की मेमोरी कंसीडर करता है, तो ये 32 बिट की इंफॉर्मेशन कंसीडर करता है। 32 बिट की इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो डेटा स्टोरेज हो सकता है 32 बिट में। अच्छा, 32 बिट में कितना डेटा स्टोरेज होता है? चार चार हाँ, 32 बिट में चार क्या होता है भाई? 4 32 बिट में जो डेटा स्टोर होता है ना, हाँ ठीक है, ओके, कितना स्टोर होता है, कुछ आइडिया है किसी को? अगर इससे एक इसका कम वो लेंगे, क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट लेंगे तो 1024 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना कम हो जाएगा। जैसे 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स होती है, तो ऐसे कुछ होगा तो ये होगा 2 की पावर 32 - 1। -2 1 4 7 4, तो ये एक्चुअली SIGNET हाँ, साइंड सही लिखा है ना मैंने, साइंड। ये साइंड इंटीजर है, साइंड इंटीजर है वैल्यू, तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर कितनी, 429496 729, जो मैंने ऊपर निकाली 29, इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो जाती है, साइंड इंटीजर है तो। समझ गए बात को? और अनसाइंड इंटीजर है, ऐसे लाइक ये एक अनसाइंड इंटीजर है। अनसाइंड इंटीजर समझते हैं? अनसाइंड इंटीजर है तो इसकी रेंज हो जाएगी -2 1 4 7, इतनी है ना, से कॉपी ये माइनस में हो जाएगी यहाँ से लेके कहाँ तक, नहीं नहीं इसकी आधी, आंसर एक गूगल पे सर्च कर रही है ना, जीरो से मार कर देखो इसलिए डबल हो जा रहा है ना, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो वो तो आ रहा था आधे नेगेटिव। अनसाइंड का मतलब समझती है? हाँ, इसमें मतलब साइन ही है। ये रेंज रहती है अनसाइंड की, ऊपर पढ़ना, सही तो लिखा, -2 प्लस लास्ट में देखना। हम्म, ये 64 एक गूगल क्या वाला नंबर, तो ये है अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, कितनी बता रहा है ये नंबर, अनसाइंड में -2 1 483 648, यहाँ से लेके ये प्लस में भी इतनी ही रहती है, ये इसकी रेंज वैल्यू होती है। मतलब आप इतनी बड़ी वैल्यू 32 बिट में स्टोर करा सकते हैं। समझ गए? अब यही चीज मैं आपको एक और तरीके से बताऊं कि मैं इसको यहाँ पे चेक करूं, नमपाई, सॉरी नमपाई बोल रहा हूँ, np डॉट एरे, और एरे के अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोर करूं 0.1 2.15
3.45 फ्लोट वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके चेक करूं डेटा टाइप, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? वेर वेर अरे वेर वन डॉट डी टाइप। मैं डी टाइप पता करूं इसका, तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा? फ्लोट 64। फ्लोट होता है 4 बाइट का डेटा। 4 बाइट का डेटा मतलब 64 बाइट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपने अंदर। समझ गए ये बात? अनसाइंड का मतलब क्या था उधर आपने बताया नहीं और पूछ रहे थे बताइए। अनसाइंड इंटीजर का मतलब होता है, मैंने गलत लिख दिया शायद, मैंने गलत लिख दी डिटेल, मैंने गलत लिख दिया। प्लस ही थोड़ा बस। ना 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 ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसकी है, और ये वाली जो वैल्यू है वो इसकी है। अब सही। ग्रुप बनाने जा रहा हूँ मैं। बन गया तो नहीं बना? अभी नहीं बना, ग्रुप बन जाओ। अभी नहीं, मुझे ऐड करूँ पड़ेगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करना। और शाम इसको बोल दिया तो सृष्टि को ढाई वाली बैच में ज्वाइन करने के लिए। सृष्टि को नहीं, इसको श्रेया को। हाँ यार, आती ना नहीं ऐड करो तो मुझे याद रहेगा कौन कौन से बच्चे ऐड नहीं हुए। बाकी और वो था एक शाम की बैच में थे बच्ची, वो था। हाँ हाँ, सबको बोल दिया ना? सबको बोल रखा है, ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप बना दो यार, वो मेरे लिए बेस्ट है। हाँ, तो साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर का मतलब, साइंड इंटीजर का मतलब होता है जिसके आगे साइन लग जाए, और सिर्फ मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से साइन हम नेगेटिव वैल्यू को बोलते हैं। पॉजिटिव में हम कोई साइन नहीं लगाते, कोई पॉजिटिव नंबर कॉपी में लिखते तो हम कोई प्लस का साइन तो नहीं लगाते, पर वो एक साइंड इंटीजर होता है। पर कोई बोल दे अनसाइंड इंटीजर, तो फिर नेगेटिव कंसीडर नहीं होते। नेगेटिव वैल्यू नंबर लाइन के हिसाब से नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होते हैं, जीरो से लेके तो भी पॉजिटिव वैल्यू। साइन में माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, सिर्फ नेगेटिव होती है? दोनों होती है। दोनों होती है। हाँ, क्योंकि साइन में प्लस का साइन नहीं होता है किसी नंबर के आगे, पर प्लस का वो प्लस नंबर है ना, इसलिए वो साइन में आता ही आता है। पर अनसाइंड है तो सिर्फ प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा। माइनस आ गया तो वो एक साइंड वैल्यू हो जाती है, ये रूल है। वो इंटरनेट से निकाल लेना, पहले रैंडम जनरली कितना बड़ा वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लोट होता है ना, फ्लोट एक्चुअली कंसीडर करता है 4 बाइट की मेमोरी, और 4 बाइट की मेमोरी कंसीडर करता है, इसलिए फ्लोट 62 आ जाता है, क्योंकि 32 का डबल हो जाती है वो वैल्यू। 2 बाइट में 32 बिट चलता है। समझ गए? अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपी, मैं कॉपी करूं, और मैं यहाँ पे कोई और इंफॉर्मेशन पास ऑन करूं, जैसे लाइक मैं यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी स्ट्रिंग वैल्यू पास करता है, इसको कर देता हूँ वेर टू, इसको भी कर देता हूँ वेर टू, तो इसका क्या आएगा? U1 ना, U1 का मतलब क्या है? U1 तो मेरे को भी ध्यान नहीं आया। यूनिकोड। यूनिकोड, यूनिकोड कोड होता है ना। मैथ पता ये दिखा रहा है यूनिकोड स्ट्रिंग टाइप टाइप। हम्म, यूनिकोड टाइप होता है स्ट्रिंग का, इसलिए U1 आता है।
तो समझना पड़ेगा ये यूनिकोड एक्चुअली है क्या चीज, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर मिक्स कर दूं, चलो वो मैं पढ़ के बता दूंगा क्या है, समझना पड़ेगा वो तो डेटा टाइप एक तरीके का। मैंने नंबर भी मिक्स कर दिया और स्ट्रिंग भी मिक्स कर दी। फॉर एग्जाम्पल U11 आ गया। U11 डालना, गूगल क्या कह रहा है? ये मेरे को आइडिया नहीं, इन दो का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। हमने जिंदगी और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग ही पढ़ा, डेटा टाइप। व्यू क्लास हो गया बेसिकली एकदम जिसमें आपने शॉर्ट कैरेक्टर्स डाले तो वो ए बी सी डी सिंगल सिंगल तो U1 हो गया, U11 हो गया स्ट्रिंग में, पर इसकी मैक्सिमम लेंथ 11 कैरेक्टर है। बेसिकली 11 कैरेक्टर से ज्यादा अगर आप लोगे तो U1 से बात कर सकते हैं। यहाँ तो 11 कैरेक्टर है भी ना, दो दो चार एक पाँच, पाँच चार नौ ही तो हैं। मौकी कहाँ आठ ही है। अरे भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा, ये गूगल का स्टडी करना पड़ेगा। U1 और U11 में क्या डिफरेंस? नंपाई के हैं। और अगर ये U1 से U11 तक है तो बीच में भी कुछ कई सारे यू होंगे, उनका क्या है। हाँ वो भी देखना पड़ेगा, कुछ तो कहानी है यहाँ पे। नेटबेस का फुल फॉर्म क्या था? यूनिकोड। हम्म। हाँ, यूनिकोड स्ट्रिंग डेटा टाइप U1 की। हाँ समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यूनिकोड ये है, ये है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है ये डेटा रखने का एक तरीका होता है। यूटीएफ बोलते हैं इसे। आपने देखा होगा जब आप डेटा लोड करते हो ना सीक्वल में, तब भी यूटीएफ दिखाते हैं। डाउनलोड करते हो तब भी इसका डेटा टाइप वो यूटीएफ करता है। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं 8। मतलब एक बार में, तो ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है। U11 IEEE की वेबसाइट पे डाल जाके चेक करना है U11 का मतलब क्या है, वहां पता चलेगा। ये यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स होते हैं। डेटा हमेशा इसी फॉर्मेट्स में रखा जाता है। पहले यूनिकोड यूटीएफ 4 वर्जन चलता था डेटा कोड उनका, डेटा का। अब जो लेटेस्ट चलता है वो UTF-8 चलता है, लेटेस्ट जो चल रहा है। 2016 के बाद ये वैल्यू, ये फॉर्मेट चेंज हुआ नहीं है डेटा। हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम लोग बैकएंड में जब HTML CSS लिखते हैं, जब उसका हम वो भी डालते हैं ना HTML का कोड, उसमें भी UTF ही आता है, डेटा फॉर्मेट। डेटा कोड फॉर्मेट UTF-8 में ही रखा है रिटर्न। आजकल बेसिकली कहीं भी वो नहीं है, प्रिंट के नाम पे सारे वही रहेंगे जो जो से ही है मोस्टली नंपाई में। लंपाई में ना, हाँ, नंपाई की लंपाई का डेटा वेबसाइट पे, टाइप है ये। नंपाई की वेबसाइट पे ही है। यू का मतलब होता है यूनिकोड स्ट्रिंग, यूनिकोड स्ट्रिंग होती है। समझ गए? थोड़ा और सर्च करने में पता चला कि जो नाथ के नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यू मतलब यूनिकोड है, 11 का मतलब 11 करेक्टर्स और नंबर्स होल्ड कर सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम ना, हाँ। जैसे 4-5 डालोगे तो U5 U6 मिल जाता सर वैल्यू को और बढ़ाइए। वैल्यू को और बढ़ाइए। 11 ही रहेगा। है। सर मेरे को दीवाना आ रहा है।
U21 आ रहा है, वैल्यू बढ़ाते ही। बिना वैल्यू बढ़े। मेरे क्योंकि उसमें जो स्ट्रिंग वैल्यू उसको कम स्पेस लेगा, स्ट्रिंग वैल्यूज तो 1 बाइट का लेती है, और ये सारे 2 बाइट की स्पेस लेते हैं एक्चुअली। इंटीजर है तो सारे चाहे 2 बाइट की। ABC लेंगे, 2 3 4 दोनों सेम स्पेस लेंगे, नहीं, वो 1 लेगा वो 2 लेगा तो ज्यादा नहीं। स्ट्रिंग है तो, स्ट्रिंग या कैरेक्टर है तो वो 2 बाइट की ही लेगा भाई। सॉरी, 1 बाइट की। 1 बाइट की मेमोरी एलोकेशन होती है इनकी। इंटीजर। हाँ, सारा इंटीजर। सारा इंटीजर करूँ तो भाई वो आ जाएगा वापस से वही गेम। इंटीजर का याद आएगा मेरे से। N32 आ जाएगा। N32 की जो रेंज है ना, उस रेंज के हिसाब से बात कर रहा है वो। हाजी मैम, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। मैंने पूरा सेंटेंस लिख के देखा तो फिर ज्यादा। आप चाहो तो यहाँ पे किसी का डेटा टाइप चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला कोड लेते हैं, कॉपी करता हूँ मैं इसे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे var3 करूँ तो मैं यहाँ पर एक और चीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डी टाइप डिफाइन करना चाहूँ तो मैं डी टाइप यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ f। मैं यहाँ पे डी टाइप डिफाइन करूंगा तो मेरा जो डेटा है var में, var3 में सॉरी, तो देखना वो फ्लोट में चेंज हो गया। अब डाला तो फ्लोट हो गया। तो जब ये फ्लोट हो गया तो उसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ var3 का, और यहाँ पे डी टाइप लिखूँ तो फ्लोट 64 आना चाहिए। फ्लोट 32 आ रहा है। for 32 है, D for 64 है। हाँ? अगर D टाइप में F की जगह D लिखोगे डबल तो आप 64 आती है। वो डबल फ्लोट हो जाएगा। ये तो मैंने इसका नंबर एकदम फिर भी यूज 30 का कॉल में। वही देखने पड़ेंगे यूनिकोड के स्ट्रिंग के क्या कॉन्सेप्ट। बताओ, आप किसी का भी डेटा टाइप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट नमपाई का। कुछ भी बनाना हो, डेटा बनाना हो तो नमपाई, बिना नमपाई के वो डेटा बन नहीं सकता। यहाँ पर टी टाइप इक्वल्स टू एफ लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा में फ्लोट के लिए लगाया हाँ, है, ये एफ फ्लोट। होगा। हाँ, फ्लोट के लिए। अब यहाँ पे आप डी कर दोगे ना एफ की जगह, तो फ्लोट 64 होता है, डबल फ्लोट होता है ये। डबल फ्लोट का मतलब होता है 64 बिट का डेटा, मतलब रेंज बढ़ जाती है उसकी बस फ्लोट के डेटा की। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल कंटिन्यू करेंगे सेम